नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। दुर्ग जिले में राजस्व निरीक्षक शेष नारायण दुबे का स्थानांतरण विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। 40 दिन पहले कलेक्टर ने उनका तबादला उतई से सिकोला किया था, लेकिन उन्होंने नए अधिकारी को प्रभार देने से इनकार कर दिया। अधिकारियों की मिलीभगत से संशोधित आदेश जारी कर दुबे को फिर से उतई में तैनात कर दिया गया। यह मामला राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार और अधिकारियों की संलिप्तता की ओर इशारा करता है। दुबे के खिलाफ पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई के बजाय वह कुर्सी पर ही बने हुए हैं। बताएंगे कि राजस्व निरीक्षक शेष नारायण दुबे के खिलाफ आपने शिकायत दर्ज कराई थी, क्या पूरा मामला था, बताएंगे। जी सर, हम लोगों ने मैं एक परिचित ने हमारे यहाँ पे करके उनका ज़मीन था, तो वो एक्चुअल में वहाँ पे नापी में करके उनका कहना था कि वो रोड पे चला गया ज़मीन, जब रोड बना तो सामने जिनके ज़मीन है उनका कहना है कि भाई लिख करके दे दीजिए कि हमारा ज़मीन अगर रोड पे चले गया तो हम शासन से मांग कर लेंगे ज़मीन की। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जिनकी और ज़मीन थी उन लोगों से कुछ लेन देन हुआ करके सुना, और दूसरे पार्टी से, और वहाँ पर उन्होंने उसको ज़मीन नाप करके दे दी, और उसके बगल वाले से भी करके वो विवाद में था पहले, वो भी उनके साथ मिल गए लेन देन करके। बाद में उनको लगा कि वहाँ पे वो फंसने वाले हैं, तो उन्होंने फिर अपने बीच बचाव के लिए करके फिर उनको भी नाप करके ज़मीन दे दी और उधर रोड पे घुसा दिया उनकी ज़मीन को। तो ऐसा करके और भी बहुत सारे चीज़ पता चले हैं कि बहुत सारे ऋण पुस्तिका वगैरह भी आज तक दिए नहीं हैं। लेन देन में भी बहुत सारे मामलों में भी करके विवादित गाँव वालों के साथ में भी बहुत सारा चीज़ हुआ है। मेरे साथ में भी कई बार विवाद हुआ है, मतलब कई बार मैंने सामने देखा भी है और सब चीज़ को नापते। और कभी सवेरे के टाइम पे जब हम लोगों ने SLR सीमांकन के लगाया, तब वो 5 पटवारी को बिना किसी को सूचना दिए वो अपना खुद आकर के नापने लग गए और अपना खुद लिख लिख के करके दे दिए ऊपर में। और यहाँ पर आए भी तो एक बार सवेरे 7 बजे उनको देखा गया, या शाम को 7-8 बजे के टाइम आकर के नापते थे। तो ये समय तो ऐसा नहीं रहता कि वो छुप के आ रहे थे, मतलब उनकी गलती थी, इसलिए वो छुप करके आकर के वहाँ जमीन को ऐसा निकालने का और क्लियर करने के लिए करके कोशिश कर रहे थे, जो भी था। तो ये सब चीज़ की जानकारी मुझे मिली थी, तो मैंने उसके लिए फिर शिकायत भी किया था, बट आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उनके द्वारा उनके लिए कोई भी जो भी हो सके कार्रवाई करा जाए, और यहाँ की मांग है यहाँ ग्रामीणों की भी कि उनको यहाँ से हटाया जाए। धन्यवाद। आपका पूरा नाम? टिकेंद्र ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत उमरकोटी। लखनऊ में रेलवे ट्रैक के पास पुलिस सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह यादव का सिर कटा हुआ शव मिला। हाल ही में जालौन में ट्रांसफर किए गए इस अधिकारी की लाश उनकी नई पोस्टिंग पर आने से ही पहले बरामद हुई। पुलिस हत्या, दुर्घटना और आत्महत्या समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। 4/12/2024 को दोपहर लगभग 2 बजे 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई कि मझगवां गांव के पास एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया है। सूचना प्राप्त होते ही सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर शव का शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त होने की न दशा पर शव को मोर्चरी भेज दिया गया। कल दिनांक 5/12/2024 को शव की शिनाख्त ध्यान सिंह, जिनकी उम्र 39 वर्ष, जिला कौशाम्बी के रहने वाले के रूप में पहचान हुई, जो उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है, तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के कैंट में इन दिनों गर्ल्स एनसीसी कैडेट्स का 10 दिन का विशेष कैंप आयोजित हो रहा है। 20 यूपी गर्ल्स बीएन लखनऊ कैंप नाम के विशेष ट्रेनिंग सत्र के दौरान कैडेट्स को अनुशासन और लेटेस्ट मुद्दों समेत कई जानकारियां दी जा रही हैं। विशेष ट्रेनिंग कैंप के दौरान ब्रिगेडियर नीरज पुनेथा ने गर्ल्स कैडेट्स को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे अनुशासन में रहकर समय का सदुपयोग कर देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। इससे पहले कैडेट्स ने ब्रिगेडियर नीरज पुनेथा को सलामी दी। इस दौरान ब्रिगेडियर ने हर एक कैडेट्स से उनकी ट्रेनिंग को लेकर सवाल भी पूछे। देखिए, आज ये सबसे पहले तो ये आज 20 गर्ल्स का CATC एनुअल CATC है। इसमें करीब 338 गर्ल कैडेट्स हैं जो लखनऊ के विभिन्न स्कूल कॉलेजेस से 10 दिन की ट्रेनिंग कैंप में आए हुए हैं। कि एनसीसी में हमारा उद्देश्य जो है बच्चों के अंदर में यूनिटी और डिसिप्लिन की भावना को पैदा करना है, और हम सबका ये मानना है कि अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारे कैडेट्स जो हैं हर मैदान में सफल होंगे।
कैंप के दौरान हम लोग इन लोग और हमें ये भी मालूम है कि ज़्यादातर कैडेट्स जो एनसीसी में आते हैं उनका सशस्त्र सेनाओं के प्रति झुकाव होता है और एक लगाव की भावना होती है, और इसमें से काफ़ी कैडेट्स जो हैं वो सेनाओं को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो ऑफिसर के थ्रू जाएं या अग्निवीर के थ्रू जाएं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि लखनऊ ग्रुप में पिछले साल अभी तक करीब 11 बच्चे जो हैं वो एसएसबी क्लियर करी है उन्होंने, और उसमें गर्ल कैडेट्स भी हैं जो आज एनडीए में ट्रेनिंग ले रही हैं। आज भी जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमारे कम से कम 5 या 6 बच्चे एसएसबी देने गए हुए हैं। तो हमारा ये कोशिश रहती है कि हम अपने कैंप्स में बच्चों को फ़ौज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उनको फ़ौज में एंट्री करने के तरीके के बारे में बताएं, और उनको अपनी तरफ से एक मौका दें उनको बताने का कि किस तरह से, किस किस्म की तैयारी से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी आपने कहा एक बड़ी उपलब्धि है कि एसएसबी का लोग देने गए हैं और आज भी देने गए हैं। जी। इस उपलब्धि को आप किस मायने में देखते हैं, खासतौर से जो फीमेल्स हैं? फीमेल्स के लिए एक आमतौर पे ये होता था कि वो आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकती, लेकिन अब बहुत ही फीमेल आगे हर चीज़ में आगे जा रही है। देखिए, बिल्कुल जो पिछले कुछ सालों में हमारी तीनों सेनाओं में अपना फीमेल्स की भागीदारी बढ़ी है और बढ़नी भी चाहिए। हमारे देश प्रेम की भावना सबके अंदर है, और हर एक को जो कि फिज़िकली फ़िट है और जो कि स्टैंडर्ड्स को क्लियर कर सकता है, जिसमें जुनून है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए सशस्त्र सेना। और हमारी जो गर्ल कैडेट्स हैं उनके अंदर मैं अलग अलग जगह में गया हूँ और उनकी ट्रेनिंग देखी, और किसी भी मायने में मैंने उनको कम नहीं पाया। तो हमें बड़ी खुशी है कि वो फ़ौज में जा रही हैं, और वो जो भी सक्सेस होके जाता है वो जब सोसाइटी के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। और उनकी देखा देखी मुझे पूरी उम्मीद है कि और भी बच्चे जो हैं फ़ौज की तरफ आकर्षित होंगे और भारतीय सेनाओं में अपना करियर बनाएंगे। इस दौरान कर्नल रत्नागर त्रिवेदी ने हॉर्नबिल टीवी को बताया कि 10 दिन के कैंप के दौरान कैडेट्स को हर तरह की जानकारी दी जाती है ताकि देश की सेवा में आने के दौरान यही अनुभव उनके काम आ सके। ये किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है, कितने दिनों की, और इन दिनों में कितने दिन की ट्रेनिंग है, क्या क्या सिखाया जाएगा कैडेट को? मैं कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी, CO-20 यूपी गर्ल्स बटालियन। ये जो हमारा CATC चल रहा है 10 दिन के लिए, इसमें बच्चों को एक सेंट्रल कैंप हम देते हैं जिसमें इनकी सुबह फिजिकल ट्रेनिंग से लेके टैक्टिक्स और जो आजकल की सोसाइटी में जो बर्निंग इश्यूज़ है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, और बाहर से मेडिकल टीम्स आती हैं, बच्चों को फ्री चेकअप किया जाता है। इन सब को मिला के स्टेट डिज़ास्टर फोर्स की भी टीमें आती हैं जो बच्चों को डिज़ास्टर से मदद करने के लिए क्या क्या मेजर हैं वो सब ट्रेनिंग दी जाती हैं। इस सब चीज़ों को लेके ये हम ट्रेनिंग चलाए जा रहे हैं। ये हमारी कैडेट है शिरीन, जो अफसर ट्रेनिंग एकेडमी गई थी 10 दिन के अटैचमेंट के लिए। काफ़ी सारे कैडेटों में इसको चुना गया था और इसने वहाँ जाके एक यूनिट का और अपने लखनऊ ग्रुप का नाम रोशन किया, जो ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे कैडेट्स आए थे। इस बीच ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली शिरीन फातिमा ने बताया कि उन्हें यह मौका मिला है और देश की सेवा करने के लिए इस अवसर को खोने नहीं देंगी। क्या नाम है? सर, मेरा नाम शीरी फातिमा है। शीरी फातिमा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे जो लोग रिगार्ड कर रहे हैं? क्या कहना सर, चाहेंगे अपने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही बोलना चाहूँगी सबको कि मेहनत करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे सेलेक्ट किया गया है यहाँ से, पूरे लखनऊ से। हम पूरे यूपी से 15 कैडेट्स गए थे और मेरे लखनऊ के लिए और मेरी यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी। और वहाँ जाके मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे मैंने सीखा कि ऑफिसर्स की लाइफ कैसी होती है जब आप CDS SSB क्लियर करके वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर आपको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है एज ए ऑफिसर्स, आप कैसे बनते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने सीखी और मैं बाकियों को मोटिवेट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हर चीज़ के लिए अपना नाम दें आगे और आगे बढ़ें। और हमारी 20 यूपी गर्ल्स बटालियन को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। क्या ड्रीम है आगे? सर, अब तो मेरा ड्रीम यही है आर्मी ज्वाइन करना, और मैं बिल्कुल SSB दूंगी और चाहूँगी कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूँ। दौड़ बड़ी भाग जिंदगी में कौन सी बीमारी किस वक्त इंसान को जकड़ ले, इसका पता अगर सही समय पर लग जाए तो इलाज आसानी से संभव हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पर अपनी बॉडी का रूटीन चेकअप कराते रहें। इसको देखते हुए लखनऊ में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विभाग के सभागार में लायंस इंटरनेशनल क्लब द्वारा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया।
हेल्थ कैंप में अपोलो हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद और सूचना निदेशक शिशिर सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों का रूटीन चेकअप किया और उन्हें ज़रूरी सुझाव दिए। कैंप में बीपी, मधुमेह और आंखों के अलावा शरीर से संबंधित कई जांचें डॉक्टरों द्वारा की गई। इस मौके पर आयोजनकर्ता लायंस इंटरनेशनल क्लब के डिस्ट्रिक्ट जज मुकेश जैन ने बताया कि सभी को रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि सही समय पर बीमारी की पहचान होने के बाद उसका इलाज हो सके। देखिए, रेगुलर चेकअप सबका होते रहना चाहिए, चाहे वो शुगर हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं लगती है लेकिन एकदम से निकल के आती हैं, तो रेगुलर हेल्थ चेकअप में कोई बुराई नहीं है। अपोलो मेडिक्स ने हेल्थ कैंप लगाया है लायंस इंटरनेशनल के थ्रू, और यहाँ पे आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर, फिजियो, आइस सभी चेकिंग है, और डाइटिशियन वगैरह भी है जो आपको आपका जो रूटीन खान पान है उस पर ये लोग बताते हैं अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे मीडिया कर्मी है, क्या मन में आया कि मीडिया कर्मी को कराना चाहिए? देखिए, मीडिया कर्मी नहीं है तो सभी जगह हम लोग करते रहते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मीडिया कर्मी है। एक सेगमेंट्स हैं हर तरह के। आज की इस जो व्यस्तता वाली ज़िंदगी है ना, इसमें भागदौड़ में सब लोग इतना बिजी हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता है कि उसको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या नहीं है। मैं खुद अपना बताऊं, मेरे को अपनी शुगर एक कैंप में ही डिटेक्ट हुई, मतलब हो गए तो 15-16 साल होगा इस चीज़ को, लेकिन वो एक रूटीन में रहता था, नहीं पता चलता था कि क्या है क्या नहीं है। तो इतनी बिजी भागदौड़ वाली ज़िंदगी आप लोगों की तो खास तौर से बहुत ज़्यादा ही है, तो उसमें ये रहता है कि रेगुलर थोड़ा सा टाइम निकाल कर ऐसे कोई डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है कि चेकअप कराने जाए। तो इस तरह से ये कैंप हम लोग लगवाते रहते हैं अलग अलग डिफरेंट वर्क के लिए। आज भी यहाँ लगा है और इसमें काम हो रहा है। यानी सभी को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, हर चीज़ में कराना चाहिए। हर तरह की चीज़ें हैं, नहीं पता चलता है, बहुत सारी मतलब वो छिपी बीमारियाँ होती हैं ना, वो निकल के आती हैं। आज भी देखिएगा आप, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि उनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, जिसका वो कर नहीं पा रहे हैं। तो वो एक रिएक्शन होता है, तो उसके ऊपर आदमी कॉशियस होकर के सब चीज़ों का इलाज है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बट अगर टाइमली आपको पता चल जाए तो उसका इलाज बेहतरीन हो जाता है, इसलिए ये काम होता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस होने की 32वीं बरसी पर 6 दिसंबर को जुम्मे के दिन की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर कड़ी सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज संपन्न हुई। इस दौरान एडीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि लखनऊ पश्चिम का जो इलाका है, यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए हर फ्राइडे को जो बड़ी मस्जिद और छोटी मस्जिद है वहाँ फोर्स तैनात की जाती है और यहाँ पर वे लोग खुद भी मौजूद रहकर नमाज को सकुशल संपन्न कराते हैं। सोशल मीडिया पर भी टीम द्वारा निगरानी की जा रही है और ड्रोन से भी निगरानी की जाती है। डिप्लॉय किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? ये लखनऊ पश्चिम का जो इलाका है, यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए हर फ्राइडे को जो है वो नमाज के समय जो बड़ी मस्जिदें और छोटी मस्जिदें हैं उन पर फोर्स तैनात किया जाता है। यहाँ पर जो बड़ी मस्जिदें हैं जैसे आसिफी मस्जिद, टीले वाली मस्जिद, जामा मस्जिद, यहाँ सभी जगह फोर्स तैनात किया गया है और हम लोग खुद भी यहाँ पर मौजूद रहकर नमाज को सकुशल संपन्न करा रहे हैं। किस तरीके से सोशल मीडिया और जो अन्य प्लेटफॉर्म हैं उन पर किस तरीके से जो पुलिस है लखनऊ की वो निगरानी कर रही है सर? इस क्रम में जो मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में हमारी जो डीसीपी मध्य जिनके अंदर में ये आता है, पूरा लखनऊ सोशल मीडिया का टीम वो निगरानी कर रहा है और हमारी जो डीसीपी वेस्ट हैं वो भी, उनकी भी टीम है, वो हम सभी लोग इस पर निगरानी कर रहे हैं। और कोई भी इस तरह की बात प्रकाश में आती है जिससे कठोरता फैलती है तो उस पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। विशेष जी, जिस क्षेत्र को आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो संवेदनशील रहता है, ऐसे में टीले वाली मस्जिद हो या बड़ा इमाम बाड़ा, इसके अलावा जो शहर के जो क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके से पुलिस जो है वो गश्त कर रही है? अब पुलिस सभी जगह गश्त कर रही है और जो भी मस्जिद, जैसे यहाँ पर भी इन मस्जिदों के अलावा
जामा मस्जिद है और एक मीनारा मस्जिद है, कई और बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जिनमें नमाज होती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उन सभी पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। वहाँ के लोकल चौकी इंचार्ज है, पीएसी है, गश्त कर रही है। इसके अलावा हम लोगों ने धर्मगुरुओं से भी बातचीत की है और उनसे भी इसमें सहयोग मांगा जाता है और इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जाती है और तमाम तरह से पुलिस इस पर निगरानी करती है, जिससे कि सकुशल भी सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया थैंक यू। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस होने की बरसी पर आज पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को जुम्मा का दिन पड़ने को लेकर यूपी के कई ज़िलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के टीले वाले मस्जिद पर, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, ये बताया जा रहा है कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 26 ज़िलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या और संभल में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे कोई भी अशांति न फैल पाए। साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी तरीके की अशांति ना फैल पाए और जो जुम्मे की नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में जुम्मे की नमाज पढ़कर लोग निकल रहे हैं और टीले वाली मस्जिद में जो जुम्मे की नमाज को लेकर कड़े इंतज़ाम किए गए थे, कहीं ना कहीं जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया और समाज में समानता व न्याय के लिए उनके संघर्ष को प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए सिंघार ने सवाल किया कि यदि भारत, यूक्रेन, रूस जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप कर सकते हैं तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा केवल हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने आरएसएस पर अखंड भारत के मुद्दे पर भी चुप रहने का भी आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह वही कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है और देश विरोधी ताकतों से समझौते करती है। उन्होंने कांग्रेस पर देश के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सिंघार की टिप्पणी को निंदनीय बताया। मेरा विभाग नहीं है, मेरा कोई इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, कांग्रेसी याद रखें कि ये वही कांग्रेस है जिसने 1998 में खाद पर विरोध करने वाले और धरना देने वाले कांग्रेसियों को गोलियों से भून दिया था। जब से हमारी सरकारें आए, ना सिर्फ खाद की कालाबाजारी रुकी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे भी बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी के नेतृत्व में तो 4 चांद लगे हैं। तो इसलिए किसी तरह की खाद की किल्लत जहां जहां पर भी है और जिन भी कारणों से है, सरकार पूरी तरह सचेत अवस्था में प्रयास कर रही है वहां नहीं हो। वैसे पिछली बार से अधिक हमने जो सप्लाई है, मांग से अधिक सप्लाई हम दे चुके हैं और कहीं पर भी ऐसी विशेष स्थिति नहीं है। जो उमंग सिंघार जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में भारत में प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी सुपर सीना दिखाएं और हम तैयार हैं करने के लिए, उसके तैयार करें। बांग्लादेश की देखिए, ये वही कांग्रेस है कि जब इस देश की सेना पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो इनके पेट में दर्द होता है और ये सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके राज में चाइना ने हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन हमारी हड़प ली और कांग्रेस के नेता तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के रूप में हाथ रखे बैठे रहे। ये वही कांग्रेस है जिसने स्वयं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू किया है
तो इनकी तो गलवैयां सदैव देश विरोधियों के साथ रही है। इन्होंने देश के हितों को ताक पर रख के, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रदर्शन देश में क्यों, बांग्लादेश की लड़ाई है और इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से हटके एक बांग्लादेश बनाया था। उसमें भारत की भूमिका थी, एक कूटनीतिक थी जो हमें आज पता। लेकिन आरएसएस अपने नक्शे में शिशु मंदिर के अंदर आज भी अखंड भारत दिखाती है। तो अखंड भारत की क्या आरएसएस को चिंता नहीं है? क्या बांग्लादेश को जब आप अपना हिस्सा मानते हो तो बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं पे इस प्रकार से आक्रमण हो रहे, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करने वाली, आरएसएस हिंदुओं की बात करने वाले, क्यों मोदी चुप है? क्या कारण है? क्या कोई साथ नहीं दे रहा? पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। चलिए, कब चलना आपको प्लेन से? हम लोग चलने को तैयार है। चलिए, कब आपको बांग्लादेश को कूच करना। लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ हिंदुओं को के नाम पर ही राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश के अंदर कुछ नहीं करेगी। देखिए, सरकार का 1 साल 13 तारीख को पूरा होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात तो करती है युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, लेकिन जो उससे घोषणा पत्र में थे वादे, वो सरकार 1 साल में पूरे नहीं कर पाई। आज किसान एमएसपी को लेकर परेशान है। इन्होंने ही बात करी थी गेहूं खरीदी की, इन्होंने ही बात करी थी धान खरीदी की। महिलाओं को 3000 का इन्होंने सपने दिखाया था, लेकिन वो सपने आज भी अधूरे। युवाओं की नौकरी की बात करी थी, 2 लाख लोगों की नौकरी की, आज भी वो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर 1 साल में जनता के भरोसे खरी नहीं उतर पाई। तो ये आत्ममंथन का दौर है। और शुरुआत विजयपुर से हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती की, और मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से मौन रहते हैं, मौन यादव है। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं उनको नकारने के लिए तैयार बैठी है। बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 70वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को पुराने तरीके से आयोजित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा सामान्यीकरण का विरोध किया और सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। घटना में किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर संभाग में नक्सल पीड़ितों और सरेंडर नक्सलियों के लिए 15,000 पक्के मकान बनाए जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है और लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। बस्तर में शांति और विकास की दिशा में इसे बड़ी पहल माना जा रहा है। अगले महीने से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और पहली किस्त में 15,000 परिवारों को मकान दिए जाएंगे। पुलिस महकमा सर्वे कार्य में जुटा हुआ है, जिससे योजना को तेजी से अमल लाया जा सके। वर्ष 2024 में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप अब तक 207 माओवादियों का डेड बॉडी विगत 11 महीने में रिकवर किए गए थे, लेकिन उससे अधिक संख्या माओवादी का मारा गया। तो खुद माओवादी संगठन ने अपना प्रेस विज्ञप्ति इस बात को स्वीकार भी किया है। और इसके अलावा कुछ क्षेत्र जैसा दक्षिण बीजापुर, दक्षिण सुकमा नेशनल पार्क, अबुजमाड़ इलाका में, जहाँ पर हम लोग और आने वाला समय में जो कार्रवाई करने का एक काफ़ी गुंजाइश रहती है, उन इलाका में जो माओवादी संगठन की जो ताकत है उसका आंकलन करके और प्रभावी रूप से हमको किस तरीके से कार्रवाई करना चाहिए, उसी दिशा में मजबूती से आने वाला समय में कार्रवाई करेगा। और जो फॉर्मेशन काफ़ी हद तक उनका संख्या डिप्लीट होगी, तो उनका संख्या बड़ी कम हो गई, फिर भी हम माओवादी संगठन का जो शेष कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरीके से और प्रभावी रूप से कार्रवाई करना, इसकी योजनाबद्ध तरीके से हम कार्रवाई। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।